नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम जानेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। उसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे और देखेंगे कि कौन क्या होता है आखिर में इकोनॉमिक सर्वे, कौन प्रेजेंट करता है, इसका इतिहास क्या है और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली कौन प्रेजेंट करता है, पहला क्वेश्चन तो ये। तो इसे हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 को लोकसभा में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा टेबल किया गया। उसके बाद में ही पब्लिक किया जाता है। आफ्टर द प्रेसिडेंट एड्रेस टू बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा जब दोनों हाउस को एड्रेस किया जाता है उसके बाद में ही ये पब्लिकी किया जाता है। लास्ट ईयर के सर्वे के अनुसार हमारे देश की जो जीडीपी थी वो 11% अनुमानित थी, लेकिन इस ईयर के इकॉनमी सर्वे के अनुसार जो है हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.2% रहने का अनुमान है, जबकि 22 और 23 की जीडीपी ग्रोथ जो है 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। आइए हम देखते हैं कि इकॉनमी सर्वे जो है वो प्रिपेयर कौन करता है। हु प्रिपेयर द इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वित्त मंत्रालय के अधीन जो आर्थिक मामले के विभाग हैं के इकोनॉमिक्स डिवीज़न द्वारा तैयार किया जाता है और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। लेकिन इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे था वो प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में तैयार किया गया है क्योंकि इस समय जो है जो हमारे आर्थिक सलाहकार सीए थे उनका पद खाली था, क्योंकि दिसंबर में ही हमारे जो आर्थिक सलाहकार हैं वो रिटायर्ड हो गए थे, तो उनकी जगह पे ये पद खाली था। अभी हाल ही में जो है नवनियुक्त जो है हमारे आर्थिक सलाहकार हैं उनका नाम डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन है। आइए हम देखते हैं कि जो है इस साल की इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या थी। सेविंग लिव्स एंड लिवलीहुड, ये इस साल की इकोनॉमिक सर्वे की थीम थी। आइए हम देखते हैं कि फॉर्मेट क्या रहता है। फॉर्मेट ऑफ द सर्वे, फॉर्मेट क्या, ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो रहती है 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 एंड बेसिकली वॉल्यूम 2। वॉल्यूम फर्स्ट में क्या होता है, बेसिकली फ्यूचर प्लानिंग होती है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर में ये करना चाहिए, जीडीपी ग्रोथ कैसे रहेगी हमारे देश की आगे जो है। जबकि बेसिकली वॉल्यूम 2 में क्या दर्शाया जाता है कि करंट ईयर जो रहता है उसके बारे में दर्शाया जाता है कि गवर्नमेंट ने किस मद में कितना पैसा खर्च किया, क्या डेवलपमेंट रहा, क्या ग्रोथ किया हमारा देश, बेसिकली उस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। लास्ट में ये क्वेश्चन आता है कि जो है इकोनॉमिक सर्वे मैंडेटरी होती है क्या। नहीं, इकोनॉमिक सर्वे मैंडेटरी नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इकोनॉमिक सर्वे का उल्लेख नहीं है और ना ही सरकार के ऊपर कोई बाइंडिंग है कि वो इकोनॉमिक सर्वे को माने या इकोनॉमिक सर्वे की जो सिफारिशें हैं वो मानने के लिए बाध्य नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे एक प्रकार का एज्यूम होता है, इकोनॉमिक सर्वे एक प्रकार का एज्यूम होता है। इसे एक प्रकार से कह सकते हैं कि रिव्यूइंग द कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर द पास्ट 12 मंथ, मतलब कि ये पिछले 12 महीने के रिकॉर्ड को एज्यूम करता है और वही बताता है। समराइजिंग हाउ द डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द कंट्री परफॉर्म, मतलब कि समराइज करता है डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट की क्या क्या प्रोजेक्ट है, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कितना डेवलपमेंट हो उस देश के बारे में बताता है। हाईलाइटिंग द गवर्नमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहती है उसको हाईलाइट करता है। आगे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार का जो है कुछ इस तरह का दिख रहा है। जैसे हम देखते हैं इस कंटेंट है, देखिए इसमें प्रस्तावना दिया, मतलब चैप्टर वाइज सब कुछ आपको मिल जाएगा। साइट पे विजिट करिए, जाइए देखिए। ये जो आर्थिक समीक्षा लिखा है यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको पूरा पीडीएफ डाउनलोड होता हुआ दिख जाएगा। इस बार की इकोनॉमिक सर्वे जो है जो आप ओपन करेंगे, साइट पे विजिट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे जो पिछले साल की 2020-21 की थी उसमें क्योंकि पैंडेमिक आ गया था, इसलिए जो है इकोनॉमिक सर्वे कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा जो है मेडिकल सेक्टर में ज़्यादा खर्च कर रही थी और हमारी देश में जो उद्योग सेक्टर है ये सब बंद पड़े हुए थे, इसलिए हमारी इकॉनमी जो है स्लो डाउन दिख रहा था। इसलिए हमारी जो इकॉनमी है बी शेप्ड इकॉनमी दिख रही है, ये देखिए बेसिकली ये। और जो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे कुछ इस तरह का पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा देश जो है बढ़ते हुए भारत को दिलाने की कोशिश की गई, मतलब कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, सब कुछ खुल गया है, सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो गया है, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आगे हम
आइए देखते हैं हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जब से प्रेजेंट हो रहा है, पहले 38 पेज का आता था नियरली, फिर 900 पेज का आने लगा, मतलब इतना ज़्यादा पेजेस में आने लगे। उसके आने नाउ डाउन टू 413 मतलब 413 पेज में इस बार का है। आइए हम इकोनॉमिक सर्वे का इतिहास जान लेते हैं कि कैसा रहा। जब से बजट आने लगा तो 1964 तक की जो है 1964 तक जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे था बजट के साथ आता था, लेकिन 1964 के बाद में ये जो है बजट के एक दिन पहले आने लगा। उसके बाद 2014 के पहले ये सिंगल वॉल्यूम में आया करता था, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यन के सीए बनने के बाद 2014-15 से इसके 2 वॉल्यूम में बांट दिया, मतलब वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड में। आइए हम देखते हैं जीडीपी कैसी रही, हमारी जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पैंडेमिक के दौरान। तो ये बेसिकली आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो है जब फर्स्ट कोविड वेरिएंट आया था, कोरोना जो है, तो उस टाइम जो हमारी इकॉनमी इस तरह डाउन हुई थी, मतलब सारे सेक्टर बंद पड़ जाते हैं। तो हर देश का मतलब मोस्टली देखा जाए तो वर्ल्ड की सारी कंट्री मतलब इकॉनमी जो है स्लो डाउन हुई थी लगभग देखा जाए। उसके बाद जब कोरोना कुछ ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम जो है फिर से उठना स्टार्ट किया, और उसके बाद सेकेंड वेव आया तो फिर हमारी जो है इकॉनमी कुछ स्लो डाउन हुई। आइए हम देखते हैं कि हमारा जो है जो पैंडेमिक था, पैंडेमिक के दौरान हमारे जो सेक्टर हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ और सर्विस सेक्टर हुआ, उद्योग सेक्टर हुआ, उस पर क्या असर पड़ा इस पैंडेमिक का। तो आइए देखते हैं जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 4.3% थी, 3.6%, 3.9, मतलब जो है ये माइनस में नहीं गया। बाकी जो उद्योग सेक्टर है बेसिकली देखिए -1.2%, -7.0%, 11.8%। सर्विस सेक्टर बेसिकली देख लेते हैं 7.2%, -8.4%। मतलब इससे ज़ूम करने क्या पता चलता है कि जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वही सिर्फ नेगेटिव में नहीं गई थी, बाकी जितने सेक्टर हैं वो सब नेगेटिव में चले। बेसिकली होता क्या कि सारे ह्यूमन मेड ये सब सेक्टर होते हैं, तो इसमें जब इंसान काम ही करने नहीं जाएगा, सब कुछ बंद पड़ा कोविड की वजह से, तो ये सेक्टर माइनस में चले जाएंगे। बेसिकली ये अब हो क्या रहा है कि ये सब पॉजिटिव में धीरे धीरे आ रही। आइए देखते हैं ऑन ग्रोथ रेट, मतलब जीडीपी हमारी क्या है। जीडीपी जो है 2021-22 की करंट है जो है 9.2% रहने का अनुमान है, और जो 2022-23 की जीडीपी है वो 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। आइए हम देखते हैं बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो रहता है वो पूरी तरह से एज्यूम रहता है, जैसे कि देयर विल बी नो फर्दर डिबलेसिंग पैंडेमिक रिलेटेड इकोनॉमिक डिस्क्रिप्शन, मतलब कि ये एज्यूम किया गया कि अब पैंडेमिक दोबारा नहीं आएगा। मानसून विल बी नॉर्मल, मतलब मानसून नॉर्मल रहेंगे। ऑर्डरली विड्रॉल ऑफ ग्लोबल लिक्विडिटी बाई मेजर सेंट्रल बैंक्स, मतलब कि जो पैंडेमिक के दौरान जो है जो बैंक थे वो बॉन्ड खरीद लिए, बाकी गवर्नमेंट को पैसा देती है। गवर्नमेंट को जो पैसा लेना रहता है तो बॉन्ड के माध्यम से बैंक से पैसा लेती है, वो बॉन्ड रिलीज़ करती है, बॉन्ड बैंक खरीद लेते हैं जिसके पास सरप्लस रहता है, जैसे जिसके पास अधिशेष बैलेंस है वो लोग बॉन्ड खरीद लेते हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट उनको ब्याज देती रहती। तो गवर्नमेंट बेसिकली उस पैसे को मार्केट में रिलीज़ कर देती है, जिसके माध्यम से लोगों का विकास होता रहता है। जो विकास बेसिकली गवर्नमेंट इकॉनमी में पैसा रिलीज़ कर देती है पैंडेमिक के दौरान कि लोगों को इकॉनमी में क्राइसिस ना आ जाए, लोगों को सारी सुविधाएं मिलती रहें लगातार जो है, इसलिए रहता है। तो ये सब एज्यूम किया जाता है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो बैंक हैं वो अपना पैसा जो है मार्केट से खींच रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि जो है अगर कहीं इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे जो एज्यूम किया गया है कि 8 से 8.5% हमारी जीडीपी रहने वाली है, उस पर फिर असर पड़ेगा। अगर ये सारी कंडीशन एज इट सेम रहती हैं तब फिर जो है हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऑयल प्राइजेज विल बी इन द रेंज ऑफ $70 या 75 पर बैरल, मतलब ऑयल के प्राइजेस इसी रेंज में लगभग होने चाहिए। पता चले 100 बैरल पे हो जाए तब तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी जो है, तब तो हम जो एज्यूम किए हैं वो हमारे अपने लक्ष्य को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। आगे चल के देखते हैं हम कि जो है आगे हम देखते हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मतलब भुगतान संतुलन है, लास्ट 2 ईयर से जो है सरप्लस में है, लास्ट 2 ईयर से सरप्लस में दिखा रहा है। बेसिकली इसका कारण क्या है कि हम लास्ट 2 ईयर से जो है आयात निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, आयात कम कर रहे हैं, इसीलिए जो है
हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है जो लास्ट 2 ईयर से जो है बढ़ रहा है। बेसिकली भुगतान संतुलन होता क्या है उसे भी हम देख लेते हैं। भुगतान संतुलन होता क्या मतलब हम किसी जब कोई देश जो है एक वित्तीय वर्ष में हम जितना आयात निर्यात करता है उसके बीच में मतलब जितना हम फॉरेक्स रिजर्व खर्च करते हैं, जितना फॉरेक्स रिजर्व हमारे देश में आता है उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। जब हम किसी देश से आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जो है फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं। इससे हमारा भुगतान संतुलन निगेटिव में चला जाता है। जबकि उसके विपरीत कंडीशन में क्या होता है कि जब हम निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं, तो उसकी तुलना में जो हमारे देश में फॉरेक्स रिजर्व आता है, इसलिए जो है हमारा जो है भुगतान संतुलन जो है संतुलित हो जाता है। तो इसीलिए हम लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं कि जो हमारा भुगतान संतुलन है वो सरप्लस में। बेसिकली भुगतान संतुलन जो है उसके 2 अकाउंट होते हैं। जैसे विदेशी मुद्रा के आगमन एवं पलायन के लेखांकन के लिए 2 अलग अलग खाते रखे जाते हैं। पहला अकाउंट होता है, हम देख लेते हैं, करेंट अकाउंट, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेसिकली होता क्या, हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे जो है। तो करेंट अकाउंट के अंतर्गत आता है आयात एवं निर्यात, आदर्श जैसे मतलब आय, हस्तांतरण, भुगतान, सेवाएं आती हैं। पूंजी खाता का अंतर्गत आता है दीर्घकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण, वित्तीय खाता जैसे एफडीआई, एफपीआई हुआ, ये सब जो है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। कुछ और हम देख लेते हैं, इंडियाज़ एक्सटर्नल सेक्टर, मतलब इंडिया की जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें कुछ ग्रोथ हो रहा है, वो भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इस चार्ट के माध्यम से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो सरप्लस में है $63.1 बिलियन इन फर्स्ट हाफ, यानी कि मतलब 6 मंथ जो है 2021-22 का 6 मंथ, यानी कि वित्तीय वर्ष अप्रैल से सितंबर का मंथ जो है उतने तक हमने 63.1 बिलियन की इनकम की, मतलब फॉरेक्स रिजर्व हमारे देश में है। हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उस 633.6 बिलियन US डॉलर को 31 दिसंबर 2021 तक का डाटा मतलब को टच कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारा देश है वो 4th मतलब वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व बन रहा है। आइए देखते हैं फिजिकल डिफिसिट क्या होता है। फिजिकल डिफिसिट का क्या असर पड़ता है, जैसे कि पैंडेमिक के दौरान था, गवर्नमेंट जो है पैसे खूब खर्च कर रही, तो जाहिर सी बात है फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा ही। तो फिजिकल डिफिसिट 2020-21 में क्या था कि 9.2% था, जो 2021-20 में 6.8% रहने का अनुमान है। हमारे देश में रेवेन्यू रिसीप्ट में वृद्धि हो रही है, बेसिकली 67.2% की बढ़ोतरी हो रही है। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है 50%। बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ ग्रोथ 30.5%, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि मतलब हमारी इकॉनमी जो है एक स्लो डाउन जो आया था उससे उभर रही, धीरे धीरे हम विकास कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है विकास यानी रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब में जो है खर्च कर रही है इस सब में, जिससे लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास सरप्लस आ रहा है। सरप्लस यानी कि पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो सरकार के पास है फिजिकल स्पेस बेहतर हो रहा है। कारण है कि सरकार की टैक्स और जीएसटी के माध्यम से जो है इनकम बढ़ रही है। इकोनॉमिक सर्वे बताते हैं कि 2022-23 की जो हमारी ग्रोथ रहती है, ग्रोथ रहेगी, उसके पीछे कारण क्या है वो हम बेसिकली जान लेते हैं। वैक्सीन कवरेज से एक पॉइंट ये है कि वैक्सीन कवरेज हम कर रहे हैं, मतलब पूरे देश में लगभग सबको जो है वैक्सीन लग रही है। इससे हमारी इकॉनमी जो है 2022-23 में बढ़ने वाली है। एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं जिससे इकॉनमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिजिकल स्पेस बेहतर हो ही रहा है गवर्नमेंट का। तो ये सब कारण है जिससे 2022-23 में विकास देखने को हमें मिल सकता है। कुछ अर्थशास्त्री अनुमान लगा रहे हैं कि 2022-23 में जो फिजिकल टैपरिंग की समस्या कहीं ना आ जाए। फिजिकल टैपरिंग, बेसिकली फिजिकल टैपरिंग होता क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो है सॉरी माफ़ करिएगा, फिजिकल टैपरिंग नहीं, लिक्विडिटी टैपरिंग जो है, गलती से हो गया, सुधार कर लीजिए। लिक्विडिटी टैपरिंग के माध्यम लिक्विडिटी टैपरिंग की आशंका जताई जा रही है। लिक्विडिटी टैपरिंग होता क्या है, लिक्विडिटी टैपरिंग जो है एक प्रकार इन्फ्लेशन है, क्योंकि हम अभी आपको पीछे बताया ना कि बैंक जो है अपना पैसा मार्केट से खींच रही हैं, तरलता खींच रही हैं, तो इससे इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन जो है
कुछ लोग अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट इंडिया की इकॉनमी पर ज़्यादा पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है 633.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो इससे हमारी इकॉनमी पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आइए हम फॉरेक्स इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो है कुछ और बातें जानने चाहिए। जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो हैं कि 2021-22 के दौरान सरकार की व्यय नीति में पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है। पिछले 6 साल में स्टार्टअप का उल्लेखनीय विकास हुआ है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो हैं 2016-17 में 733 थे, जबकि 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गए हैं। नतीजतन जो भारत है वो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हो गया है। इसके अलावा 2021 में 44 भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया। बेसिकली यूनिकॉर्न होता क्या है, नए स्टार्टअप कहते हैं। बेसिकली हम जब कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में लोन की ज़रूरत होती है, हम पैसे लेते हैं जो स्टार्ट की कोई बिजनेस जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो कोई बिजनेसमैन आता है, देखता है कि जो है ये कंपनी जो है फ्यूचर में ग्रो करेगी, तो उसमें इन्वेस्टर आते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर दिए। जैसे 100% स्टेक हमारे पास है तो उसका 20% स्टेक वो ले लेती है। तो जिससे हमें ये पता चलता है, जैसे 20% स्टेक जो है 1 मिलियन डॉलर का स्टेक हमारा जो है वो कंपनी जो है आती है ले लेती है, इन्वेस्ट की। तो इससे जो है हमारी जो कंपनी वो मिनीकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर लेती है। अब सेकेंड आता है सूनिकॉर्न। सूनिकॉर्न बेसिकली क्या था कि 1 मिलियन से अधिक और 1 बिलियन से कम हो तो उसे सूनिकॉर्न कहते हैं। मतलब कि कंपनी धीरे धीरे ग्रो कर रही है, विकास कर रही है, जो है डेवलप कर रही है, तो और बहुत ढेर सारे इन्वेस्टर आते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो सूनिकॉर्न में आ जाती है 1 मिलियन से जब ऊपर होती। बेसिकली जब 1 बिलियन से ऊपर पहुँच जाती है तभी उसे जो है, मतलब कि उसकी किसी कंपनी की वैल्यूएशन जो है जब 1 बिलियन से ऊपर पहुँच जाती है, 1 बिलियन से ऊपर, तब हम देखते हैं कि जो है वो यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर ले। बेसिकली यूनिकॉर्न किसी देश में बढ़ने का यह सूचक दर्शाता है कि वह देश विकास कर रहा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये सब हमें देखने को मिलता है। बेसिकली आज कुछ मैप के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारा देश जो है कैसे ग्रो कर रहा है। ये देखिए 2005-06 में कुछ इस तरह का शुद्ध बोया क्षेत्र दिख रहा था, जबकि 2020-21 में कुछ इस तरह को देखने को मिल रहा है। आइए हम देखते हैं जो है आगे। ये देखिए, ये भी ग्राफ के माध्यम से देखिए, मैप के माध्यम से, तो आपको क्लियरली समझ में कितना हम ग्रोथ कर रहे हैं, कितना डेवलपमेंट हो रहा है हमारा देश में इस पैंडेमिक के बाद में जो है क्या क्या हुआ है। ये देखिए 2011 के बाद में कुछ इस तरह का राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क था हमारे देश में। ये देखिए किस तरह खाली खाली दिख रहा है। और अभी जो है करंट का 2021 का देखिए, ये सड़कों का जाल किस तरह विकसित हुआ है। इससे ये पता चल रहा कि जो है देश जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। बेसिकली ये जो है लास्ट में हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो है ये सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा देश जो है विकसित हो रहा है। ये चमक बता रही है कि जो है हमारे देश में कंपनियां, उद्योग फिर से चालू हो गई हैं, रात भर काम चल रहे हैं, लाइटिंग की खपत ज़्यादा बढ़ रही है। ये सब इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली 2011 की तुलना में ये जो है इस बार की लाइटिंग ज़्यादा है। ये है वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।